बहुत ही आसानी से ये शब्द ना लोगों के मुंह से बाहर आता था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। 10-10 दिन 15-15 दिन का ब्रेक ले रहे थे। जनरल जो वर्क प्रेशर या वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा आज के तारीख में प्रेशराइजिंग हो चुका है। तो जब वो प्रेशर बढ़ता गया, लोगों के पास टारगेट्स बढ़ते गए, तो मेंटल फिजिकल टेंशन भी बढ़ता गया। कि 10 साल पहले के आप सेम इंसान थे जो आज आप हैं, कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास आई इसलिए क्योंकि आप केपेबल हो। और तब मुझे लगा मुझे नहीं सब छोड़ के मुझे एज अ ग्रोथ माइंडसेट कोच बनना है। स्पेशली मैंने बिजनेस इसलिए चूज किया बिकॉज मैंने खुद 16 साल काम किया था। अगर बंदा सिर्फ बिजनेस को लेके जाएगा और माइंडसेट नहीं रहेगा ना, तो बंदा ब्रेक थ्रू पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। बिल्कुल। तो अश्विन ग्रोवर जी आपने देखा होगा, वो डायरेक्टली बोलते हैं दोगलापन बंद कर, तो मुझे वही बोलना है। तो बहुत ज्यादा लोगों को इधर ही कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में गोल क्या है, मिशन क्या है। बहुत बतेने वैल्यूज होंगे हमारे, 100-50 होंगे, बट कुछ टॉप 5 और टॉप 10 वैल्यूज होते हैं जिसके थ्रू ही हम अपने है ना लाइफ के हर एक डिसीजन लेते हैं। बट कई बार हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये सही है, बट हमारा मन नहीं मान रहा है। अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम पहचान लो और अपने वैल्यू सिस्टम से कोई भी काम करो, आज आपसे छूट जाएगा, बट कल को जो आपको सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं ना, हमें मन की शांति चाहिए होती है, वो मिलेगा। लीडर हम सब में होता है। आप पैदा हुए थे क्या लीडर बन के? नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशोदीप शेटे और आप सबका स्वागत है वाईडी टॉक में। दोस्तों, आज हम ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक आईटी टेक कंपनी में अच्छी खासी पोजीशन पे ब्रांड डेवलपमेंट में काम किया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया था। उसके बाद वो आज एज अ माइंडसेट कोच आज हमको पूरा गाइडेंस देने वाली है हमारे करियर के रिलेटेड। सो आई एम वेलकमिंग मिस नेहा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने बहुत बड़े एमएनसी कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि आपने बोला कि वन ऑफ द स्टार्टअप विच स्टार्टेड बाय अमेजॉन, अगेन टबुला जैसी जो एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी, सो वी कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ, अगेन इट्स सिमिलर टू आईटी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने जब काम किया था, बहुत अच्छे खासे पोजीशन पे किया था, आपके पास लगभग 8 फिगर्स की सैलरी थी, इतना अच्छा आपका सब कुछ था, तो आपने डायरेक्टली ये बिजनेस कोचिंग या फिर माइंडसेट कोचिंग करने का डिसीजन क्यों लिया? सो आपने बहुत ही अच्छा आइडेंटिफाई किया है। तबूला एक एड टेक्नोलॉजी कंपनी है और मैं जब वहाँ पे काम कर रही थी, आई वाज डायरेक्टर ब्रांड एंड एजेंसी। व्हाट आई लर्नड एंड जो मैंने सीखा है वो सिर्फ तबूला की वजह से नहीं था या वो सैलरी की वजह से नहीं था। मैं कुछ सालों से ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि स्पेशली कोविड में जब मेरे दोस्त, मेरे पियर्स, हम एक दूसरे से बात करते थे, बहुत ही आसानी से ये शब्द ना लोगों के मुंह से बाहर आता था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, या मुझे बर्नआउट हो रहा है। मतलब जो टेंशन स्ट्रेस आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है ना, जो आपके बॉडी में आती है और आप बोलते हो कि मेरा दर्द है, पता नहीं कहाँ से ये दर्द है, मैंने कोई पत्थर तो नहीं तोड़ा था फिर भी ये दर्द है। तो आप जब उस पोजिशन पे पहुंचते हो, आप उसको बोलते हैं बर्नआउट। और जब ये बर्नआउट हो रहा था, लोग एकदम डीमोटिवेट हो रहे थे, जॉब से 10-10 दिन 15-15 दिन का ब्रेक ले रहे थे, अपने थॉट्स में लॉस्ट हो जाते थे, उनका प्रेजेंस है या नहीं है पता नहीं होता था। तब मैंने अपने कलीग्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ अननोइंगली ना कोचिंग स्टार्ट की, अनकॉन्शियस। जो मैं करती हूँ आप क्यों नहीं करते हो, मुझे तो हेल्प हो रहा है, मुझे इनमें से ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो आप क्यों नहीं करते हो। तब मैंने देखा मेरे एक दो दोस्त को, एक दो कलीग्स को उसका डिफरेंस हुआ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जब मैं वहाँ से मेरी जर्नी आगे बढ़ी, मैंने और एक बड़ी कंपनी में काम किया, फिर मैं तबूला आई, तो मैंने देखा इट्स अ वेरी गुड कंपनी। कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो आपको चाहिए। बट जो वर्क कल्चर या वर्क प्रेशर है, मैं इस कंपनी नहीं, इन जनरल एडटेक इंडस्ट्री में इन जनरल जो वर्क प्रेशर या वर्क कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा आज के तारीख में प्रेशराइजिंग हो चुका है। क्योंकि ब्रांड्स के बजट कम हो गए, बट मार्केटर को सबको स्पेस चाहिए वो एड्स का अपने बिजनेस में, अपने पब्लिशर के पास लाने के लिए। तो जब वो प्रेशर बढ़ता गया, लोगों के पास टारगेट्स बढ़ते गए, तो मेंटल फिजिकल टेंशन भी बढ़ता गया। एंड जब मैंने ऐसे कुछ लोगों के साथ बात किया, तो मैंने देखा ये टेंशन, ये प्रेशर, ये स्ट्रेस, ये बर्नआउट कहाँ से आ रहा है, वो क्लैरिटी लैक करने की वजह से आ रहा है।
और ये क्लैरिटी सिर्फ बचपन में हमारे 15, 16, 20, 25 साल जब हमारी करियर स्टार्ट होती है तब नहीं, क्लैरिटी कभी भी चाहिए होती है हमारी ज़िंदगी में। बिकॉज़ अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूँ कि 10 साल पहले क्या आप सेम इंसान थे जो आज आप हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 साल बाद क्या आप वो सेम इंसान रहोगे? बिल्कुल नहीं। राइट? क्यों? क्योंकि लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस आएँगे। जब वो नए एक्सपीरियंसेस आएँगे तो आपके नए शायद कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। वो कन्फ्यूजन को अगर आप स्ट्रेस समझोगे, चैलेंज समझोगे तो उस तरीके से उसे पर्सीव करोगे और उस तरीके से उसकी तरफ बढ़ोगे। बट अगर आप उसकी तरफ अपना माइंडसेट बदलोगे कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास आई इसलिए क्योंकि आप कैपेबल हो। हुँ। आप सोचोगे ये स्ट्रेस ना होके ये मुझे मेरा टाइम है कि मैं अपने लाइफ में क्रिएटिवली कैसे उसे अप्रोच करूँ। ये चैलेंज ना हो के, प्रॉब्लम ना हो के, एक अपॉर्च्युनिटी है मेरे ग्रोथ का। पूरी तरीके से आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। जब आपकी सोच बदलती है ना, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उस चीज़ की तरफ बदलता है। हुँ। तो जब मैंने लोगों को कोच किया, मुझे और उनके जब रिव्यूज़ या फीडबैक आए, बहुत ही सैटिस्फैक्टरी था। और तब मुझे लगा मुझे ना ये सब छोड़ के मुझे एज़ अ ग्रोथ माइंडसेट कोच बनना है। स्पेशली मैंने बिज़नेस इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ मैंने खुद 16 साल काम किया था और अगर वो गाइडेंस मुझे शायद किसी ने पहले दिया होता, मैं भी शायद ये ना करके कुछ और कर रही होती या तो वो ना करके कुछ और कर रही होती, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्लैरिटी होता, ज़्यादा विज़िबिलिटी होता और चीज़ों को देखने का नज़रिया और पर्सीव करके उसकी तरफ काम करने का नज़रिया बहुत अलग होता। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो दैट्स व्हाई आपने माइंडसेट कोच या फिर यू कैन से बिज़नेस कोच, बिज़नेस माइंडसेट कोचिंग। बिज़नेस माइंडसेट कोच। यस। सो इसमें बिज़नेस एंड माइंडसेट, हुँ, ये जो 2, मैं इसको ऐसे पकड़ के चलता हूँ, इसको अगर साथ में लेके जाएँगे ना, हुँ, तो बंदा बहुत सक्सेसफुल हो सकता बिल्कुल। है। सॉरी, बट हुँ, अगर बंदा सिर्फ बिज़नेस को लेके जाएगा और माइंडसेट नहीं रहेगा ना, हुँ, तो बंदा ब्रेक थ्रू पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसको खुद से कैसे अच्छे से समझौता कर सके, हुँ, उसके लिए आप बिजनेसमैन के लिए क्या बताना चाहोगी कि बिल्कुल, वो उनके बिजनेस में ग्रोथ कर सके? आई वांट टू बिल्कुल। अगेन क्लैरिफाई दैट पॉइंट कि अश्लील ग्रोवर जी आपने देखा हाँ, होगा, वो डायरेक्टली बिल्कुल, बोलते हैं दोगलापन बंद कर। तो मुझे बिल्कुल, वही बोलना है कि बिजनेस के बिल्कुल। साथ माइंडसेट सेट होना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को या अपने फ्रेंड्स को यही बोलती हूँ या अपने जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि पहले आप अपने वैल्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करिए। हम्म। वैल्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम अपने बचपन से हम जब अपब्रिंगिंग करते हैं ना, स्पेशली वो बिल्ड हो रहे होते हैं जब हम 4 से लेके 7-8 साल के टाइम होते हैं। एग्जैक्टली। एंड नए एक्सपीरियंसेस के साथ ऑफ कोर्स नए वैल्यूज़ भी बिल्ड हो रहे होते हैं। बट इन हम्म। वैल्यूज़ में हमारे ना कुछ कोर वैल्यूज़ बन जाते हैं, जो टॉप 5 या टॉप 10 होते हैं। बहुत बतेने वैल्यूज़ होंगे हमारे, 100-50 होंगे, बट कुछ टॉप 5 और टॉप 10 वैल्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू ही हम अपने है ना लाइफ के हर एक डिसीजन लेते हैं। बट वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हम्म। हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? आप अपने लाइफ़ के वो 5 इंसिडेंट सोचिए, अलग-अलग डायरेक्शन में, हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके, करियर को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ़ को लेके। कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपके लाइफ़ में आपको लगता है आपने बहुत अच्छा फ़ील किया है? हम्म। अ, क्या वो किसी से बात करना था, नेटवर्किंग करना था, फ्रीडम का मोमेंट था, एडवेंचर का मोमेंट था या नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था? इवन इफ अगर आप अनसक्सेसफुल हुए हो, बट आपको करने में बहुत मज़ा आया हो। हम्म। और ऐसे कौन से 5 इंसिडेंट्स हैं जो आपने किया बिकॉज़ आपको करना ज़रूरी था बट आप अंदर से खुश नहीं थे। तब आपको अपना डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। और जब आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन, आपके बिज़नेस डिसीजन हो, आपके पर्सनल डिसीजन हो, आपके फैमिली रिलेटेड डिसीजंस हो या कोई भी हो, कोई भी एक छोटा-सा छोटा परचेज़ भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप उस पे है ना ये देखोगे कि आपके वैल्यूज़ उस चीज़ से अलाइन्ड है, जो आप एक्शन लेने जा रहे हो, तो आपके लिए वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। जैसा आपने दोगलापन, अश्नीर ग्रोवर की बात की। मेरे हिसाब से उनकी बातों में बहुत सारी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज डीप बहुत अंदर तक ज गड़े हुए हैं। बट जो मेरे लिए परसेप्शन उस दोगलापन का है कि हम बोलते कुछ है और मन में कुछ और होता है। एक वो, हम्म। जो हमें करना पड़ता है, हमारे मन में कुछ और है, हम कर रहे हैं, चलो ठीक है मान लिया। बट कई बार हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये सही है बट हमारा मन नहीं मान रहा है। हम्म। वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी या कन्फ्यूजन है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको आपके वैल्यूज़ नहीं पता होते हो। और जब आपको आपके वैल्यूज़ पता होंगे और आप देखोगे कि वो कहाँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तब वो मोमेंट ऑफ
बोलते हैं ना एनलाइटनमेंट या ट्रुथ आपके पास होगा, तब आप अपने बड़े लाइफ के बड़े से प्रोजेक्ट भी छोड़ देंगे तो भी आप खुश रहोगे। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आया। एक सीन था कि जब मेरे एक क्लाइंट मेरे पास आए एंड वो मुझे बोल रहे थे कि इसने मुझे एक डिसीजन लेना है एंड ही इज इनटू एचआर। उन्होंने बोला मुझे एक बहुत बड़े कंपनी का प्रोजेक्ट आया है और उस कंपनी के प्रोजेक्ट में मुझे उस जो बंदा है जिसके साथ डील साइन हो रहा है वो मुझसे एडवांस में इन अ वे पैसे मांग रहा है, ठीक है। बोलता अगर हमारा डील हो गया होता और मेरा रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अच्छा होता तो हंसी खुशी में मैं उसको एज अ गिफ्ट दे देता बिना उसके मांगे, बट क्योंकि उसने मुझे मांगा मेरे वो एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो मैंने उससे पहले तो कन्विंस करने की कोशिश की, मैं इंटेंशनली नहीं थी, मैं उससे जानना चाहती थी कि क्या दिक्कत है पैसे देने में, दुनिया में हर कोई पैसा खिलाता है बिजनेस के लिए, दिक्कत क्या है। तो और बहुत बड़ा बिजनेस डील था कि उससे उससे और और बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे मैं नाम अगर ले लूँ तो यूनिलीवर, पीएनजी जैसे ब्रांड्स भी उनके पास आ सकते OMG। थे। ओके, हमने काफी देर डिस्कस किया और उसका निष्कर्ष यही निकला, गोइंग बैक टू दिस आइडिया, कि मैंने उससे पूछा कि ओके नाउ विल यू, इफ यू डोंट टेक दिस प्रोजेक्ट बट विल यू बी हैप्पी। बोलता है यस आई विल बी हैप्पी। मैंने बोला देन यू हैव योर आंसर, आपके पास आपका जवाब खुद है। ये बहुत, और ये आई थिंक 1-1.5 महीने पहले की बात है। अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम पहचान लो और अपने वैल्यू सिस्टम से कोई भी काम करो, आज आपसे छूट जाएगा बट कल को जो आपको सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं ना, हमें मन की शांति चाहिए होती है, वो मिलेगा। कई बार हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम ये भूल जाते हैं हमको पैसा चाहिए क्यों। आज आप बोल रहे हो मुझे 5 करोड़ चाहिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि आपको मैं आज के तारीख में 10 करोड़ दूंगी, आप मना कर दोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप 5 करोड़ क्यों बोल रहे हो? आपको 5 करोड़ के पीछे क्या चाहिए ना, वो इंटेंट क्लियर होना चाहिए। सो वैल्यूज एंड क्लैरिटी बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर कोई बहुत बड़ा सीईओ, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर या कोई भी लीडर, हम सब में एक लीडरशिप होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ अगर आपको सीईओ पोजीशन मिला है इसीलिए आप लीडर हो, या आप कंपनी के ओनर हो आप इसीलिए लीडर हो, नहीं। लीडर हम सब में होता है। आप पैदा हुए थे क्या लीडर बन के? नहीं। अगर आपके अंदर लीडर बनने की थॉट भी है ना, तो आप प्लीज देखिए कि आपके क्या विजन में क्लैरिटी है और आपके वैल्यूज क्या है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप समझ जाओगे तो आप अपने बिजनेस, आपके गोल, आपके विजन, वो कुछ भी हो, फिर कोई बात छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है, अभी हमने जो ये लास्ट सेंटेंस पे बोला, गोल, विजन और मिशन, तो बहुत ज्यादा लोगों को इधर ही कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में गोल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। वो खुद को ही नहीं पता तो खाली उनके एम्प्लॉय को क्या बताएंगे, और उनको एम्प्लॉय को ही नहीं पता तो वो क्या सिनर्जी के साथ अच्छा स्टार्टअप बना पाएंगे। बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। मैंने शायद अपने करियर में ये देखा भी है कि कंपनी के वैल्यूज कुछ और है, कंपनी ने ऐसे लीडर्स हायर कर लिए जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, रीजनल डायरेक्टर है, जिनके अपने ही एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। तो उनके वैल्यूज और कंपनी के वैल्यूज तो मैच ही नहीं कर रहे। जब उनके वैल्यूज मैच नहीं कर रहे, अब कंपनी में एक होता है फंडा, टॉप डाउन अप्रोच। जैसा लीडर रहेगा ना तो कंपनी में अप्रोच, एनर्जी, वाइब्रेशन, इन्फ्लुएंस वही जाती है। वी आर ऑल, हम सब एक एनर्जी सिस्टम से बने हुए हैं और ये एक अनकॉन्शियस चीज है। तो थोड़ा सा हम ये डाइग्रेस लग रहा होगा बट ये माइंडफुलनेस पे तरीके से बात देखा जाए, और लीडरशिप इज अबाउट बीइंग कॉन्शियस, इट्स कॉन्शियस। सो अगर जो लीडर आपने हायर किया है और अगर वो सही लीडर नहीं और आपके कंपनी के वैल्यूज से असाइन नहीं है, आप कितना भी स्किलफुल लीडर किया हो आपने हायर अपने कंपनी के लिए, उसने दूसरे कंपनी में बहुत बड़े से बड़े है ना प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हो, बट अगर आपके कंपनी के वैल्यूज के साथ वो अलाइन नहीं है ना, तो आपके कंपनी के लिए वो बेनिफिट नहीं करने वाला। अगर वो आपके कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है और उसके अपने खुद के एजेंडाज है, तो आप उसके जो नीचे की टीम है ना, वो उससे कभी भी हैप्पीली इन्फ्लुएंस नहीं होगी। वो लोग हाँ जी, यस सर, यस मैम करेंगे, बट उन टीम के अपने एजेंडाज बन जाएंगे। चलो मैं यार 6 महीने निकालता हूँ, 1 साल निकालता हूँ, इतना कमा लेता हूँ, तब तक दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने देखा है, कुछ लोग एक ही कंपनी में 10 साल रहते हैं और कुछ लोग उसी कंपनी से 10 बार छोड़ के जाते हैं। मतलब नए लोग आते जा रहे हैं। क्यों होता है? क्योंकि आपने जो हायर किया वो भले मिड लेवल हो, जूनियर लेवल हो या लीडरशिप लेवल हो, उस बंदे के वैल्यूज इस कंपनी के वैल्यूज से अलाइन नहीं थे। और जिनके वैल्यूज अलाइंड होंगे ना, वो आपके कंपनी के साथ कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, आपने सैलरी कट भी कर ली हो,
बट आपकी लीडरशिप की जो वैल्यूज होंगी ना, जो लोगों के सामने रिफ्लेक्ट हो रही होंगी आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, वो लोग आपके साथ टिके रहेंगे। ओके। सो इससे और एक चीज बात आती है, गोइंग बैक टू क्लैरिटी, कि आप जो बोलते हो और आपके एटीट्यूड और एक्शन में वो सेम होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। और यू कैन से दैट इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी इज अगेन वन वैल्यू, एक और एक वैल्यू है। बहुत कम कंपनियों में मैंने आज के तारीख में देखा है जो इंटेग्रिटी रखते हैं। नहीं अभी देखिए जैसे कि हमने टाइम दिया किसी को 5 बजे मीटिंग को जाने का है, तो मीटिंग के लिए 5 बजने की बजाय कोई लोग 5:30 बजे आते हैं। Yes. मैं तो ये फॉलो करता हूँ 5 बजने से पहले 5 मिनट हम वहाँ पे पहुँचने चाहिए। बिल्कुल। तो ताकि 5 बजे मैं 5 मिनट बाहर रुकता हूँ और शार्प 5 बजे उसके सामने जाके उधर पहुँच जाता हूँ। अभी रिसेंटली एक आपकी जैसे मतलब एक हमारी कलीग थी, बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने उनका भी पॉडकास्ट था, तो उनका मेरा 1 बजे का कॉल था, तो मुझे बोली मैं 1 बजे कॉल करती हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर 1। तो 1 बज के 5 मिनट तक मैंने वेट किया, फिर मैंने उनको कॉल किया, अरे सॉरी यशोदीप मैं भूल गई। बट आप वक्त के बहुत पाबंद हो, आपने बराबर 5 मिनट में कॉल किया। मैं बोला मैम मैंने 5 मिनट तक वेट किया आपके कॉल का, आपका नहीं आ रहा है, अगर आप बिजी है तो डेफिनेटली वी कैन अरेंज अनदर टाइम, बट लेकिन मैंने ये स्लॉट आपको दिया था। तो जैसे ये सब चीजें ना मैम, एक्चुअली ये होता है प्लान का हिस्सा। प्लान, प्रायोरिटी, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, एग्जैक्टली इस पे डिपेंडेंट होती है। एग्जैक्टली सो ये चीजें जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि इंटीग्रिटी हो गई, ये सब चीजें होनी ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो फिर भी मेरा एक डाउट फिर से रह गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल, मिशन एंड विजन। बहुत आई मीन मैं कुछ कंपनीज के लिए ये डिजाइन भी करती हूँ, goals, mission and vision. I don't call it goal, I rather call it as purpose, because goal and vision काफी हद तक सेम होता है। गोल एंड विजन, yes. विजन इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। विजन को हम आप ब्रेक करते हो तो वो गोल्स बनते हैं, कि आप अगर समझो 15 साल में या 25 साल में कुछ अचीव करना चाह रहे हो, आप उसके लिए क्या गोल 10 साल में करोगे तो क्या करोगे, 5 साल में क्या करोगे, 1 साल में क्या करोगे, इस महीने में क्या करोगे, तो वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनते हैं, विच इज बेसिकली टुवर्ड्स योर विजन, और वो एक पाथ होता है। सो मैं अपने एक प्रोग्राम में वो सिखाती भी हूँ, बट कीपिंग दैट असाइड, गोल बेसिकली इज अ जर्नी टुवर्ड्स योर विजन, द लार्जर विजन। पर्पस क्या है जो आप हो, जैसे टाटा भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, इंडिया में करते हैं, वर्ल्ड वाइड करते हैं, बट उनका एक पर्पस है, बताइए क्या। सॉरी मैं इसको मैं पॉइंट आउट नहीं कर, मतलब वो उससे मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, आप ही बताइए। सो पर्पस ये है उनका कि वो कम्युनिटी को कैसे दे, उनके हर एक्ट में कम्युनिटी के लिए कुछ होता है। एग्जैक्टली दैट्स द हायर पर्पस, राइट। सो आज आपका पर्पस है जो मैं समझ पाई हूँ कि दैट आपको एडुकेट करना है लोगों को। एग्जैक्टली बिजनेस तो आप भी करने बैठे, बट एडुकेट करना एग्जैक्टली यही मुझे बोलना था। अभी देखिए मैंने आपको मेरी मिशन लाइन बताई थी, नहीं मैंने आपको मेरा विजन लाइन बताया था, नहीं, मेरा मिशन ही यही है, टू एजुकेट स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स। यस, सो और पर्पस आपने एंड वो मिशन समझ लिया। पर्पस एंड मिशन आर वेरी क्लोज। हाँ, और अब मैं एक तरीके से बोलूंगी सेम है, विजन एंड गोल एक तरीके से सेम होता है। एग्जैक्टली तीसरी जो अगेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हम वैल्यूज की बात करें, तो हर कंपनी के पास एक पर्पस होना चाहिए, विजन होना चाहिए और वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, जो आपके आंखों के सामने रहे, उसी तरह आपके टीम के सामने रहे। एग्जैक्टली एक मैनिफेस्टेशन जो हम बोलते हैं, हाँ। आप अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करवाते हो वो वैल्यूज का। ओके तो अभी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात आई है, हाँ। तो मुझे उसके ऊपर भी बात करना अच्छा हाँ। लगेगा। आप कुछ शॉर्ट में मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक बता सकती हो हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि किसी को अगर बेबी चाहिए तो उसको बेबी मिल जाए, अरे बाप किसी को रे। नहीं, ये वर्क करता है एक्चुअली Yes, आई थिंक, yes. मतलब अगर किसी ने द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने हाँ, भी पढ़ा हुआ है बिल्कुल। तो हाँ, उसमें मैनिफेस्टेशन में वो ताकत है। तुम बिल्कुल अगर है। ऑडी की सोचोगी तो आपको ऑडी भी मिल सकती है। यस, बिल्कुल है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो वो बिल्कुल है। मैनिफेस्टेशन का आप कुछ टेक्निक बता सकते हो, क्योंकि आपने वो सक्सेस का मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल। वो अगर आप बताओगी तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, मैं टेक्निक से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत ही फनी बात है। मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी जब IIM के बच्चे पास आउट हुए थे, और टीवी में उनका न्यूज़ आया था कि ये स्कूल से जब बच्चे पास होते हैं इतना फलाना ढिमकाना सैलरी मिलता है।
एमबीए के बारे में कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। मेरी मॉम ने मुझे एक नेबर के पास भेजा जो एजुकेटेड फैमिली थी उनके पास, कि पूछ के आओ कि न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं। तब तक मम्मी पापा को सिर्फ डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग पता था। तो मैं जाके वो दीदी को पूछ के और मैंने मम्मी को बताया, मम्मा ये IIM है, दिस इज कॉल्ड एज एमबीए, एमबीए करके कोई चीज़ होता है। तो उस टाइम में ना वो इमेज आ रहा था कि लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। आई डोंट इवन रिमेंबर लैपटॉप था कि नहीं, बट यू नो दे वर्क, प्रोफेशनल क्लोथ्स पहनते हैं, ब्लेजर वेजर पहनते हैं, अच्छा एकदम टकाटक बन के यू नो ऑफिस जाते हैं, बिजनेस मीटिंग करते हैं। वो एक इमेज मेरे दिमाग में छप गया था। और मेरे जर्नी में उस दिन तक एमबीए कहीं लाइफ में नहीं था, क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि बेटी डॉक्टर तो बनेगी, इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर तो बनेगी। घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हुए फाइनेंशियली लेके कि मैंने डॉक्टर के लिए नहीं अप्लाई किया, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मैंने नहीं अप्लाई किया। आई वेंट फॉर बेसिक ग्रेजुएशन, आई डिड माई ऑनर्स इन फिजिक्स एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड माई एमबीए अनप्लान्ड। बट एंड ऑफ द ईयर तक प्लान, मतलब ग्रेजुएशन तक प्लान हो गया था एमबीए। उसके पहले 5 6 7 साल जो मेरे हाथ में थे, एमबीए का कोई नामो निशानी मेरे दिमाग में नहीं था। बस वो एक इमेज कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में थी, जो मैंने फील कर लिया था कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना है, मेरे सामने मेरा एक ड्राइवर बैठा है, मैं काम कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर अ वर्क। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जी है। क्या बात है। आई हैव लिव्ड एवरी डे ऑफ माई लाइफ लाइक दिस। ऑफ कोर्स मैं मीटिंग्स कर रही हूँ 7:30 बजे भी, रात के 9:30 बजे भी, वो कैब में बैठ के या अपने कार में बैठ के पीछे मीटिंग कर रही हूँ। आई वर्कड हार्ड, बहुत हार्ड वर्क किया, बट ये इमेज आया है मेरे लाइफ में। राइट। मेरी एक ड्रीम था कि मुझे मेरा खुद का घर चाहिए, मतलब खुद के पैसे का घर। हस्बैंड और मतलब मेरा है, हमारा है खुद का एक घर, बट मुझे खुद का एक घर चाहिए था और मेरे पैसे से गाड़ी चाहिए थी। एक मिडिल क्लास यू नो पर्सन की तरह मैंने भी, मतलब वो था ना, मैं बहुत वेल टू डू फैमिली में बॉर्न हुई थी, बट कुछ चीजें ऐसे होने की वजह से आप बेसिक्स के बारे में सोचते हो, राइट? तो मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे भी एक अपने पैसे का घर बनाना है और गाड़ी बनानी है। एंड कोविड जब खत्म हुआ तब मैंने अपनी कार बुक की थी। ऑलमोस्ट कोविड खत्म हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी बॉर्न हो गई थी और हमें बाइक पे एनीमोर ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो पहले थे कार हमारे, बट हम फैमिली के साथ रहते थे तो यूज हो जाते थे। नाउ वी वांटेड, हमारा खुद का कार चाहिए था, एक सेपरेट, बिकॉज सो दैट हमारी फैमिली को भी कभी कहीं जाना है तो हमें वो डिपेंडेबिलिटी ना रहे। तो मैंने अपनी पहली कार बुक की, जो लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने मतलब वापस बड़ी बहुत अच्छी कार ली, बट तब मैंने बुक की थी मेरी पहली कार। और लास्ट ईयर मैंने हमारा एक विला बुक किया। वाओ। सो जिसका मुझे शायद नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, जो मैं एयरबीएनबी या कहीं डाल के भी बिजनेस करूंगी। So you are building your passive income. यस। Okay, great. सो ये बात है कि मतलब आई थिंक आप जो सोचते हो ना वो मिलता है, बट किस तरीके से सोचते हो, सो वो मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करोगे तो मिलेगा, बट मैंने अनकॉन्शियसली किया था, जहां से मैंने अपने टेक्निक को आइडेंटिफाई किया जो मेरे लिए वर्क किया। एंड मैं अपनी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी। एक कि आप उसका विजुअल अपने दिमाग में छाप लो। कई तरीके से छाप सकते हो, फोटोज कट आउट कर लो, घर में लगा लो। अगेन बहुत ही फनी बात बताऊंगी, मेरी बेटी जब बॉर्न आई थिंक 2.5 या 3 साल की थी, उसके पता नहीं दिमाग में कहां से आया कि मम्मी मुझे सीढ़ी वाला घर चाहिए, जिसमें ना घर के अंदर सीढ़ी हो। और ना मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पुणे में घर ढूंढ रही थी, कि मुझे लगा मेरे बजट में तो वही आएगा, मैं कहाँ से लूंगी। और सीढ़ी वाले घर तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब सीमेंट की फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर विद इन घर हो। मैंने लास्ट ईयर जब विला बुक किया ना, तब मैंने वो रियलाइज किया कि वो उसका भी ड्रीम था, जो वो ना हर अच्छे अच्छे, जब न्यूज़पेपर में ना वो लोधा के फोटोज आते थे, रियल एस्टेट के LNT के आते, तो वो कट कर लेती थी और वही लगाती थी अपने रूम में। मतलब आपकी बेटी? मेरी बेटी, क्या हाँ, बात है। ओ, हाँ, वैसे बहुत छोटी है, मतलब। हाँ, हाँ, बट उसके अंदर पता नहीं दिमाग में आता है कि मुझे सीढ़ी वाला घर चाहिए। और वैसे मैंने ना, और मैं आपसे बात करते वक्त मुझे वो याद आ रहा है, सच बताऊं तो मेरे दिमाग में था कि मुझे घर लेना है अपने, बट सीढ़ी वाले घर का कोई ड्रीम नहीं था। मेरा विला है, which is of course ground floor and first floor now. Okay. So that's what came in life because I lived it for her probably. मैंने उसके लिए वो उसका भी मैनिफेस्टेशन है और मेरा भी मैनिफेस्टेशन था कि मुझे घर चाहिए। और मैं वो देखती थी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कि मेरा खुद का घर है। Okay. मेरी खुद की गाड़ी है। And then this happened. Great. So मेरे ख्याल से आपको फील करना बहुत जरूरी है, आपके आंखों में उसे छपना बहुत जरूरी है, कि आप कभी भी आंख खोलो और कोई पूछ ले कि आपका ड्रीम होम कैसा है, आपको सोचना ना पड़े, आपके अंदर जहन में वो हो। एंड इन दैट मुझे एक ऐड करना चाहूंगा मैं
जब हम ये सोचते हैं ना, वो सबसे पहले ना कागज और पेन लेके उसको एक बार लिखना जरूरी है, ये मुझे बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ जब आप लिखते हो ना तब आपको क्लैरिटी आती है वापस। हाँ, और जब आप एग्जैक्टली। लिखते हो ना उसका एक साइंस है कि आपका ब्रेन और बॉडी कनेक्शन हो रहा है। हम्म। सो साइंस के हिसाब से जो हमारे पता है बुजुर्ग लोग बोलते थे सीधा बैठो, ऐसे बैठो। क्यों? हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो हमारे ब्रेन जो न्यूरॉन्स को लेके हमारे गट तक जाता है। और हम्म। वही जो हमारा डिसीजन या इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वो हमारे बॉडी को इवॉल्व करता है। तो इसे कॉन्ग्रुएंस भी कहते हैं इन इंग्लिश सॉरी। लैंग्वेज, कॉन्ग्रुएंस मतलब ओके। जब आपका माइंड और बॉडी अलाइंड हो। ओके। उसका बहुत ही सिंपल उदाहरण दूंगी। आपने कभी ऐसा सेल्समैन देखा है जो बोल रहा कुछ है बट आपको उसको उसके बाद में ना कन्विक्शन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा, वो हाँ बोल तो रहा मतलब, है सही तो लग रहा है बट मजा नहीं आ रहा है। मतलब एक तो वो थका हुआ है, उस वजह से उसका एनर्जी उसमें नहीं आ रहा है, या फिर वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके बातों से मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो आप अपने रीजंस बना रहे हो लेकिन आपका अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कुछ तो है जो कुछ तो गड़बड़ है बस। कुछ नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा है बस। तो वो उसे बोलते हैं इंग्लिश टर्म में कि कॉन्ग्रुएंस नहीं है। हम्म। वो कॉन्ग्रुएंस तब आता है जब आपका माइंड और बॉडी अलाइन हो जाता है। राइट। सो मैनिफेस्टेशन या लिखने का प्रोसेस या विजुअलाइजेशन का प्रोसेस आपके माइंड और बॉडी को अलाइन करता है। और हम्म। स्पिरिचुअलिटी में उसे बोलते हैं कि आप अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रख के हर काम करिए। या जो हमारे बचपन से बुजुर्ग लोग बोलते आए हैं, खाते वक्त भी सीधा बैठो, बात करते वक्त सीधा बैठो, बिकॉज जो आप सोचोगे बोलोगे वो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा स्पाइन के थ्रू आपके। हम्म। सो Yes. एक बहुत बढ़िया चीज थी जो मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया, वो था कि आपका कुछ तो इंसिडेंस हुआ था जिस वजह से आप बैठ नहीं सकती थी। हाँ, तो वो इंसिडेंस एक्चुअली क्या हुआ था? हाँ, बिल्कुल। सो एक बार नहीं, मेरे साथ ऐसा एक समय था मेरे लाइफ में, गिन के हर 1.5 साल में मैं बेड रेस्ट पे जाती थी। मेरे पैर में ऐसे मेजर इंजरीज होते थे, जैसे मेरे राइट पैर में लिगामेंट टेयर हुआ है एंकल में। जो लिगामेंट टेयर कभी रिपेयर नहीं होता, एक फ्रैक्चर रिपेयर होता है। लिगामेंट टेयर जुड़ जाता है जैसे तैसे कि आपका काम चल जाए, मतलब वो भी इसका इंटरनल नेचुरल प्रोसेस है ऑफ कोर्स। फिर उसी पैर में मेरा नी सर्जरी हुआ। मेरे लेफ्ट पैर में मुझे 40 स्टिचेस आए जब मैं जिम कर रही थी। अननोइंगली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 40 स्टिचेस आए। हर एक इंसिडेंट पे मैं एंड ये हुआ है एवरी 1.5 साल के ही पीरियड में हुआ है कॉन्स्टेंटली कि मैं बेड रिडन हुई हूँ 3-3 महीने के लिए। और जब मेरी नी सर्जरी हुई इन 2017, नहीं 2018, तो मुझे डॉक्टर ने बोला 3 महीने आपको बेड रेस्ट तो है, आपको फिजियोथेरेपी तो करवाना ही है। लेकिन क्योंकि मैं वर्कआउट हमेशा से बहुत करती थी, मतलब मैं फंक्शनल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करती थी एंड क्रॉसफिट में मैं बहुत थी। मैं 10 किलोमीटर्स रनिंग भी करती थी। तो मुझे डॉक्टर ने ऑफकोर्स मेरा बैकग्राउंड सुना बोला कि अब तुम करोगे स्क्वाट तो सिर्फ 50% करोगे। जो एक बूढ़ा इंसान, मतलब ये चेयर से भी ऊपर जो हम बैठे हैं ये 50% से थोड़ा नीचे है, इससे ऊपर तक ही स्क्वाट कर सकती हो। जमीन पे कभी नहीं बैठोगी। आपका पैर जैसे पीछे फोल्ड होता है ना, फोल्ड तो कर ही नहीं सकती हो बिकॉज तुम्हारी लिमिटेशन इतना हमेशा रहेगा। और वो भी तुम्हें नहीं करना है बिकॉज दैट नहीं है, मतलब आपके लिए वो सही नहीं है। क्योंकि जो आपकी सर्जरी है वो आइडियली इस उम्र में करना या ऐसा होना नहीं चाहिए। और सिर्फ बिकॉज आपकी एज कम है हम कर रहे हैं ताकि आपको आर्थराइटिस या ऐसी कोई चीज इतनी अर्ली एज में ना लग जाए। तो डॉक्टर ने तो जब नी ओपन करने से पहले सोचा था 30 मिनट का ही सर्जरी है। जब ओपन किया एमआरआई में भी जो चीजें नहीं दिख रही थी वो दिखी और उनको इमरजेंसी दूसरा डॉक्टर बुलाना पड़ा और 3 घंटा मेरा ये सर्जरी चला। जैसे मैंने बताया कि मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला गया था और मेरी बच्ची ऑलरेडी 8 मंथ्स की थी। तो मेरे अंदर ना वो एक बहुत था कि मैं अपनी बच्ची को ना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई एम बेड रिडन। दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी का इवेंट आ रहा था जहाँ पे मेरे फॉरेन कलीग्स आ रहे थे, सीनियर लीडरशिप टीम आ रही थी जो 1.5 महीने में थी बेड रेस्ट से 45 डेज में। और मुझे जाना था उस इवेंट पे। वो इवेंट पे जाना था। मैं कहीं ना कहीं एज अ मदर ये भी फील करी थी मेरी बेबी जो 8 महीने की, उसे डिस्कनेक्शन या बॉन्ड की छूटता जा रहा है। एज अ मदर काफ़ी ज़्यादा वो मैं इमोशनली हर्ट हो रही थी। मेरे अंदर ना एक बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे जल्दी रेडी होना है, अपने आप को पहले जैसा बनना है। तो मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी करके जाती थी ना, मैं हर 2-2 घंटे में खुद से करती थी। मैं 45 डेज में मैं वॉक करके उस इवेंट में गई हूँ जहाँ मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स का बेड रेस्ट बोला था। उसके बाद मुझे उस डॉक्टर ने ये भी बोला था कि जिंदगी भर आपको नी गार्ड पहनना है। अगर आप ऐसे पोजीशन में बैठ रहे हो बाइक पे, सीट पे, कहीं पे भी,
एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं जब ऐसे बैठती थी ना, मेरा घुटना दर्द होने लगता था, तो मैं नी गार्ड लेकर ही घूमती थी। मैंने जिम रीस्टार्ट किया, मैंने वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग रीस्टार्ट किया। जहाँ मुझे डॉक्टर ने बोला था 50% पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे मैं एक पॉइंट पे ऐसा आया था कि मैं 60 किलो लेके डीप स्क्वाट्स करती थी। मैंने योगा में ऐसे क्रियास किए हैं जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग के टाइम मुझे पूरे पूरे दिन 10-10, 12-12 घंटे ज़मीन पर बैठना पड़ता था, पैर फोल्ड करके, जो मुझे ज़िंदगी भर के लिए डॉक्टर ने मना किया था। मैं वो करती हूँ। मैं शक्ति चलान एक क्रिया होता है, वो करती हूँ, जिसमें पैर आपको एक्चुअली बैक फोल्ड करके 40 मिनट्स तक बैठना पड़ता है। तो मैं वो करती हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। आप जो अचीव करना चाहो ना ज़िंदगी में, आप वो अचीव कर सकते हो। It's related to your mind. इट्स ऑल माइंडसेट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अभी हमारे पैरालंपिक्स में क्या होता है? बिकॉज ऑफ माइंडसेट। इट्स क्या ऑल माइंडसेट। मतलब कभी कभी वो पैरा ओलंपिक्स का भी मैंने एग्जांपल दिया गया, हमारे ओलंपिक से ज्यादा तो सक्सेस स्टोरी और पैरा ओलंपिक्स में है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट वहां है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने पूरा नहीं दिया या इन्होंने बहुत ज्यादा दिया, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप लाइफ में कुछ भी अपने माइंडसेट से आई थिंक अचीव अगर कर कोई सकते हो। बंदे को कुछ ऐसी चीजें आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हमने देखा कि उसके जिंदगी में कुछ बैकफुट आ गया, उसके जिंदगी में कुछ दिक्कतें आ गई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, एक तो वो बंदा बहुत खत्म हो जाता है, नहीं तो वो वहां से इतना बड़ा रॉकेट उठाता है और इतना नेक्स्ट लेवल पे जाके पहुंचता है ना कि नो वन कैन बिलीव ऑन देम। करेक्ट। मतलब ये मैंने देखा हुआ है और ये होता है बिकॉज ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट, अब माइंडसेट में भी वो उसकी एटीट्यूड क्या है। अब देखो, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? जो ये सोचता है कि यार मैं हार गया, मैं कुछ भी करता हूँ ना सक्सेस नहीं पाता हूँ, मैं कितना भी अपने घर वालों के लिए कर लूँ वो कभी खुश नहीं होते, या मैं कुछ भी कर लूँ नुकसान ही होता है। या अब ग्रोथ माइंडसेट होता है जो सोचता है कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी, एक सोल्यूशन, एक नया क्रिएटिव दिखाने का चैलेंज है उसके लिए, चैलेंज पॉजिटिव तरीके से। अब उसमें भी एक चीज है यशोदीप जी, कि ग्रोथ माइंडसेट जरूरी नहीं है एक बंदा हर फील्ड में फॉलो करे। वो अपने करियर में बहुत अच्छा है तो वो अपने फैमिली लाइफ में जरूरी नहीं है भी ऑप्टिमम हो, बेस्ट हो, बट वो आइडेंटिफाई जरूर कर सकता है। वो आइडेंटिफिकेशन आती है अवेयरनेस से। रही बात आपके क्वेश्चन की कि हारने के बाद भी कई लाइफ में उड़ान भर लेते हैं, वहां पे वो माइंडसेट का कौन सा खेल ग्रोथ माइंडसेट का आता है कि जब वो बंदा सोचता है कि मैंने इससे सीखा क्या। आपको पता है लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन जी ने। उनको कितने टाइम्स लगे थे लाइट बल्ब इन्वेंट करने में? मोर देन 1000। 10,000 टाइम्स। और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने पता है क्या कहा? अब ये माइंडसेट एटीट्यूड की बात है कि उनकी एटीट्यूड क्या थी, उन्होंने क्या और उनकी पर्सपेक्टिव क्या थी कि आई लर्नड 10,000 टाइम्स ऑफ नॉट डूइंग इट। मैंने सीखा 10,000 तरीके नहीं करने के या ना करने के, तभी बहुत बड़ा चीज आता है ना। नहीं, यही माइंडसेट अभी जो हमारी, जो हम ज्यादातर मैं बोलूंगा जेन जी, अभी की जो जनरेशन है ना, फर्स्ट ट्राई फेल, सेकेंड ट्राई फेल, थर्ड ट्राई फेल, फोर्थ ट्राई हट, दूसरा कुछ रास्ता और ढूंढता हूं। करते हैं। हाँ। तो ये जो पेशेंस है, अगेन इट्स रिलेटेड टू पेशेंस। अभी के स्टार्टअप्स में भी बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है। हमने बहुत स्टार्टअप देखे हुए हैं इससे। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी स्टार्टअप, वी कैन डिस्कस ऑन दैट कि आपको वो स्टार्टअप क्यों बढ़िया लगा है, या फिर स्टार्टअप का कोई ऐसा एग्जांपल जहाँ पे एक माइंडसेट पक्का हो और उस वजह से उन्होंने ग्रोथ किया है। अब ना मैं बहुत डिटेल एग्जांपल तो नहीं लूंगी, बट टेस्ला जो एलन मस्क है, अब उनका एग्जांपल ले लीजिए। राइट। फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। राइट। उनका एक विजन था, विजन की तरफ उनकी क्लैरिटी थी। उन्होंने अपना गोल एकदम स्ट्रांगली डिसाइड कर रखा था। बराबर। ठीक है। अब उसके बीच में आपको क्या लगता है वो ऐसे ही पहुंच गए? उनको भी तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनको भी बहुत सारे फेलियर्स आए, बहुत सारे सेटबैक्स आए। लोगों ने उनको पुश किया उनके बिहेवियर के लिए, उनके लैंग्वेज के लिए, उनके एटीट्यूड के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट लॉसेस हुए, उनके डिवोर्सेस हुए, बहुत चीजें हुई उनकी जिंदगी में। बट इलॉन मस्क लाइफ।
यस, बट उनके विजन क्लियर था, इसलिए वो कभी पीछे नहीं हटे। हम बोलते तो है वाव यार एलन मस्क ने क्या काम किया है, वाव यार एलन मस्क ने ट्विटर में देखो कैसे बिहेव किया, अपने आई थिंक इंडियंस के साथ ही किया था कोई, अब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस यस यस। तो किस तरीके से बिहेव किया, अच्छा बुरा सब देखा हमने। जैसे मैं बोल रही थी कि माइंडसेट कहीं पे अच्छा चल रहा है, कहीं पे सही नहीं चल रहा है, बट लेट्स गो टॉक अबाउट द क्लैरिटी ऑफ द विजन। उनके विजन में इतनी क्लैरिटी थी कि कुछ भी सेटबैक आया, कितने भी पुशबैक आए, लोगों ने कितना भी उनके बारे में कुछ बोला, उनके लॉसेस हुए, उनके डिजास्टर्स हुए, क्या एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल डे 1 पे हुआ था? नहीं, बट वो कंटिन्यू रहे। और तब आती है रेजिलियंस की बात, स्टबननेस की बात, जो जिद बोलते हैं ना, जिद होना चाहिए अपने गोल की तरफ, बट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिटेल्स की तरफ। सो देयर इज अ सेइंग इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं हिंदी में भी बोल लूंगी, एनएलपी में, कि when one thing is not working, try something else. If that is not working, try something else. But you should know your goal. Goal जब clear होगा तो आप अपने, which is आपको पता है आपको आउटकम क्या चाहिए, जब आपको आउटकम क्लियर है ना, तब आप अपने फ्लेक्सिबल रहिए, आउटकम की तरफ जिद रखिए, बट फ्लेक्सिबल रहिए कि आपको अपने पाथ कैसे बदलने हैं, वो डिटेल कैसे बदलना है। राइट। अभी आपने जो बोला ना टेस्ला का एग्जांपल, तो इलॉन मस्क के लाइफ में एक बहुत बढ़िया थिंग है। जैसे कि इलॉन मस्क का क्या हुआ था कि उसके सब जितने भी उसने रॉकेट भेजे थे वो फेल हो रहे थे, फंडिंग खत्म हुआ था। हाँ। तो फंडिंग खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका ही एक दोस्त था पेपाल में, उसको कनेक्ट किया। तो बोला ऐसा ऐसा है, मेरे को फंडिंग चाहिए। तो वो बंदा उनको बोला, मुझे उसका ये नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कहा पे तो ये आर्टिकल पढ़ा था। तो वो बंदा बोला हाँ ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आई वांट टू टॉक विथ योर रॉकेट इंजीनियर, और यू कैन से जो ये सब चीजें जो तुम्हारा टेक्निकल इंजीनियर है उससे मुझे बात करनी है। एलोन मस्क डायरेक्टली बोले तुम उसी से बात कर रहे हो। मतलब ये बंदा ऐसा था जिसने पहले पेपाल बनाया था, एज अ आईटी इंजीनियर वो काम कर रहा था, एज अ प्रोडक्ट डेवलपर काम कर रहा था। जब उसने टेस्ला किया, उसने खुद से पूरा सीख लिया रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। तो मतलब जो आपने जो बोला ना, जिद थी, लेकिन जिद के साथ फ्लेक्सिबिलिटी थी पढ़ने की। उन्होंने वो भी पढ़ा, तब जाके उन्होंने वो डील क्रैक किया, और आज तक कोई नहीं कर पाया। मतलब जिस लेवल से एलोन मस्क ने किया है, स्पीड से जा रहे हैं वो, एग्जैक्टली नो। यानी अगेन उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा, मतलब उनके ऊपर भी ज्यादा बोला जाता है कि ये बंदा रूड है, इसने ट्विटर में ऐसा किया वो किया। आई डोंट केयर मैन, लेकिन उसके आने के बाद ट्विटर में कितना पैसा कमाना चालू कर दिया। सो अगेन वही बात है, उनको अपनी क्लैरिटी थी, लोग कुछ भी बोले। सो अगर आपकी क्लैरिटी है आपके आउटकम की तरफ, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको खुद सीखना पड़े, आपको दूसरा पाथ या जर्नी चूज करनी पड़े, या आपको पैरेलली कुछ काम करना पड़े अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। समझिए, आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरे क्या सोचते हैं मत सोचिए, आप अपने विजन की तरफ कितने स्ट्रांग, कितने जिद्दी, कितने अपने आउटकम में बिलीव करते हो ना। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप बिलीव करते हो ना, दुनिया एक ना एक दिन बिलीव कर ही लेगी। एग्जैक्टली। माइंडसेट अपना आप क्लियर रखिए, आप अपनी जर्नी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखिए। एग्जैक्टली। ये मैंने भी अपने करियर में सीखा। ओके, तो ऐसा ही एक एग्जांपल आता है वी वर्क का। हाँ। तो आप वी वर्क के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मतलब मैंने जो उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो चीजें हुई थी उसके रिलेटेड आप क्या बोलना चाहोगे? सो एडम, आई थिंक ओके, एडम न्यूमैन एंड मिगुएल, जो दो को फाउंडर्स थे, उनके विजन बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ही बढ़िया। So he is the co-founder of they are the WeWork. founders of WeWork. Okay. ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, WeWork आपको पता है इज नॉट द फर्स्ट co-working space. हाँ। The first co-working space के मतलब जब आया था वो 1955 में था। को स्पेस बर्लिन जर्मनी में, इसका नाम था को स्पेस, जहाँ पे 17 कंप्यूटर इंजीनियर्स ने एक सूडो मतलब ऐसा वर्किंग स्पेस क्रिएट किया था। किसी को पता है इसका नाम? नहीं। बट वीवर्क को सब जानते हैं। एग्जैक्टली। जैसे पानी बोले तो बिस्लरी, टूथपेस्ट बोले तो कोलगेट, को वर्किंग स्पेस बोले तो वीवर्क, राइट? क्यों? क्योंकि फाउंडर्स का विजन बहुत ही उम्दा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही एग्रेसिव एंड एम्बिशियस था। वो जिद था उनमें, उनको क्या बनाना है, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ। एक सॉफ्ट बैंक करके जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, और इनकी वैल्यूएशन $47 बिलियन पहुंच गई थी। जब इन्होंने अपना आईपीओ निकाला, उस वक्त तक आई थिंक इट वाज, ये लोग ने स्टार्ट किया था 2010, आई थिंक 20 सॉरी विल टेक दिस वन। इन्होंने अपनी आईपीओ निकाली थी 2019 में,
और आज है 2024, बहुत ज़्यादा साल नहीं बीते हैं इस आइडिया को, जबकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट इनका वैल्यूएशन गिर गया, $8 बिलियन हो गया फ्रॉम $47 बिलियन। क्यों? क्योंकि एम्बिशन अच्छा था, एग्रेशन था, विजन था, सब कुछ अच्छा था, बट जो लैक कर रहा था ना एक लीडर में, एक फाउंडर में था, वो ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होती है? आपका बर्ताव अपने दूसरे लीडरशिप टीम, अपनी टीम की तरफ, अपने लोगों की तरफ। एग्रेसिव गोल होना जरूरी है, बट क्या आपके एग्रेसिव गोल मार्केट गोल्स के साथ मैरी कर रहे हैं? और अगर वो मैरी कर रहे हैं तो कितने साल के लिए मैरी कर रहे हैं? वो 10 साल के लिए है कि आप 2 साल में सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि मुझे कल उठ के 5 करोड़ कमाना है, और अगर वो अनरियलिस्टिक है तो आप परेशान होगे और अपनी परेशानी में दूसरों को परेशान करोगे, जहां पे लोग आपके साथ छोड़ के आपका साथ चले जाएंगे। आपका बर्ताव उनकी तरफ अच्छा नहीं होगा, आपके वैल्यूज उनके साथ अलाइन नहीं हो रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। आपका विजन में बुराई नहीं है, बट आपके विजन की तरफ जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मुझे कितने साल में अचीव करनी है। अब विजन का मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ एक नंबर सोच लिया, या आपने अपने सोच लिया कंपनी को आईपीओ मतलब लिस्टेड करना है। विजन में बहुत और चीजें आती हैं, वो क्लैरिटी से आएगी कि क्या मैं जो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ वो सही है, कितने पीरियड के लिए, मैं कितने पीरियड में अचीव कर सकता हूँ। आज मार्केट बहुत अच्छा है, और ये बहुत सारे कंपनी के साथ होता है, सिर्फ वीवर्क छोड़िए, बहुत सारे कंपनी जिनमें मैंने भी काम किया है, एक वक्त पे मार्केट ने बूम किया, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ गई। अब कंपनी ने क्या सोचा, अब तो बूम, इतनी रेवेन्यू आ गई ना, तो मुझे मार्केट जब गिरा है ना तो भी इससे ज्यादा कमाना है। नहीं हो सकता ना। फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट, फ्लेक्सिबिलिटी कब आएंगे? जब आप मार्केट रिसर्च करोगे। जब आप मार्केट रिसर्च करोगे ही नहीं तो आप अपने गोल्स करेक्ट कैसे डालोगे? राइट। अगर आप गोल्स करेक्ट नहीं डालोगे तो आप खुद में परेशान रहोगे, और वो परेशानी आप अपनी टीम को फैलाओगे, जिसमें आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके वैल्यूज अच्छे नहीं होंगे, आप में क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड है ह्यूमिलिटी, जो लैक करेगा। और हर इंसान, जो हमारी भी बात हो रही थी कि लोगों को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट चाहिए होता है, लव केयर चाहिए होता है, फिर वो आपके लिए जान भी दे देंगे। एग्जैक्टली। फिर आपके लिए वो, आप बोलोगे ना 10 घंटा ज्यादा काम करो तो उनको दुखी नहीं फील होता है, क्योंकि उनको काम करना था, इसलिए तो वो आए थे। वो एंजॉय करने वाले थे ये काम, इसीलिए तो वो आए थे, बट आपने उसके लिए इतना बिगाड़ दिया कि आप अपने बेस्ट एम्प्लॉय को भी छोड़ दे रहे हो। और पता है, देयर इज अ सेइंग जो मैंने सालों से सुना भी है और मैंने लोगों से बात करके भी समझा है, नोबडी लीव्स अ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ओनली लीव देयर मैनेजर्स और बॉसेस। राइट। एंड ऐसे बहुत लोग हैं। आपका एग्जाम्पल शायद कहीं ना कहीं मैं भी, कुछ हफ्ते पहले मैं किसी अपने कलीग से बात कर रही थी, उन्होंने भी बोला, आज वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बट उन्होंने भी अपना जॉब, मैंने पूछा आपने क्यों अपना जॉब छोड़ा? जो आपके घर में सारे जॉब वर्किंग थे, बट आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एब्सोल्युटली वेल ही इज डूइंग। मैंने बोला आपने क्यों जॉब छोड़ा? देन ही सेड आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ माय बॉस, मेरे बॉस की वजह से। आप जब कंपनी शिफ्ट भी करते हो ना, आप बॉस के वजह से शिफ्ट करते हो। आपके लिए ठीक होता है कि आपको 10% कम सैलरी मिल रही हो दूसरे कंपनी से, बट वो 10% की जगह पे आपको क्या मिल रहा है? आपको अपना करियर ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस प्लान मिल रहा है, आपको आपका रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, यू वांट, आपको हर वो चीज मिल रही है जो आप एक अपने आप से भी देना चाहते हो उस कंपनी को, बट जब आपको वो नहीं मिलता आप कंपनी छोड़ देते हो। तो आई थिंक एक लीडर को जरूरी है कॉन्शियस लीडर बनना। सिर्फ लीडर बनने से कुछ नहीं होता है। आपको डेजिग्नेशन मिल गया, आप सीईओ बन गया, वीपी बन गया, आपके पास पैसा था, आपके पास आइडिया था, फाउंडर बन गए, बट आपका कंपनी चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, सरवाइव नहीं करेगा। आज वीवर्क किसी और लीडरशिप के हाथ में है। न्यूमैन हैड टू रिजाइन, एडम न्यूमैन हैड टू रिजाइन because the investors were not happy. Investors happy नहीं थे, he had to resign. Right. So Tata is the best example. Right. कभी आपने सुना है कोई टाटा का एम्प्लॉय 1 साल 2 साल में छोड़ा है? बिल्कुल नहीं। मैं तो लोगों को देख रही हूँ, अगर बोलते भी है ना कि मुझे कमाना है, फिर भी बोलते हैं नहीं यार कंपनी अच्छी है, मुझे इतना ग्रोथ दे रही है, मुझे नया प्रोजेक्ट दे रही है, मुझे सीखने मिल रहा है। एंड अगेन उनका हाइक भी देखा जाए 0.2%, 0.5%, मैक्स टू मैक्स 1%। एंड अगेन उसको बोलता है अरे तू कर स्विच दूसरे में जा, तेरे को ज्यादा। अरे बाबा ती गवर्नमेंट कंपनी है, अरे बाबा वो दूसरी गवर्नमेंट कंपनी में, काहे को उसको छोड़ू। मैं, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो टाटा के अलग अलग कंपनीज में है, कोई आईटी में है, कोई फाइनेंस साइड में है। मुझे एक ही बात बोलते हैं कि इसने मुझे सैलरी तो मिलेगी और मुझे चाहिए भी ज्यादा, लेकिन जो मुझे टाटा दे रहा है ना, जो सेंस, अब देखो अब उनकी वैल्यूज आती है कि उनको क्या चाहिए इस कंपनी, या वैल्यूज छोड़ के ना हर इंसान का एक साइकोलॉजिकल नीड होता है। अगर आप वो आइडेंटिफाई करते हो ना एज अ लीडर तो परफेक्ट।
नहीं भी करते तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हर इंसान का एक साइकोलॉजिकल नीड होता है, जो मैंने समझा किसी को चाहिए होता है जॉब सिक्योरिटी, वो इसलिए वहां टिका हुआ है। किसी को चाहिए ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पोजिशन डेजिग्नेशन, किसी को चाहिए होता है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो वो इसलिए टिका हुआ है। तो टाटा अपने एम्प्लॉयज को ना वो आइडेंटिफाई करके वो दे रहा है, इसीलिए लोग पैसे पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। और जिसको नहीं करना है, जिसके वैल्यू चेन में पैसा टॉप पर है, क्योंकि उसकी लाइफ की प्रायोरिटी वो होगी, तो वो छोड़ के जा भी सकता है और जा भी रहा होगा। बट आप देखोगे तो मेजॉरिटी वहां पे लोग बहुत सालों तक रहते हैं, टाटा में काम करते हैं। एक चीज है ना, महाराष्ट्र में बोली जाती है, लीडरशिप सीखनी है तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज से सीखिए। ओके, तो एक इसमें मैंने एक ऑब्जर्व की हुई थिंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। मैंने खुद ने श्रीमान योगी जो बुक है उसको भी पढ़ा हुआ है, या फिर शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु जैसे बुक्स पढ़े हुए हैं। शिवाजी महाराज से मैंने लीडरशिप तो सीखी है, लेकिन अब रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ा था, गाइड टू इन्वेस्टिंग, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है BI ट्रायंगल। और उस वो BI ट्रायंगल है ना, उस BI ट्रायंगल पे एक साइड पे तुम्हारा मिशन, एक साइड पे तुम्हारी टीम, और नीचे है लीडरशिप। तो अभी देखिए, जो मिशन है उसके बारे में हमने चर्चा की, टीम है उसके बारे में टाटा का एग्जांपल देके आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी आता है लीडरशिप, तो जो कॉन्शियस लीडरशिप है ना उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सो लीडर तो कोई भी बन जाएगा, आपको पोजीशन मिल गई, आपने बहुत हार्डवर्क किया जिंदगी में, आपको डेजिग्नेशन मिल गया, या आपका कोई मामा चाचा भतेना कोई बहुत बड़े पोजीशन पे तो मिल गया, तो लीडर तो आप बन गए नाम के लिए। आपने अपनी कंपनी शुरू करके तो आप वैसे ही लीडर बन गए। कॉन्शियस लीडरशिप क्या होता है, और आपके वो पिरामिड बोल लो या ट्रायंगल में नीचे क्यों है? क्योंकि लीडर आप तब बनते हो ना जब टीम, और आपने दूसरा क्या कहा था, मिशन लेकर चलते हो। आप एज ए लीडर मिशन के साथ अपनी टीम को अलाइन कर रहे हो, तब आप लीडर बन रहे हो। फिर आपको डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी लीडर बन सकता है। क्या महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे वो लीडर बन के आए थे क्या? वो बोले थे कि मैं आपका लीडर हूं? नहीं, उनको माना था, उनका एक विजन था जो उन्होंने कोई भी सिचुएशन में, और अपने वैल्यूज के साथ कि बुरा मत करो, बुरा मत देखो। जब उन्होंने अपना ये डांडी मार्च किया था, वो अग्रेसिव होके भी कर सकते थे, बट उनका वैल्यू सिस्टम था कि मुझे सारी चीजें पीसफुली करनी है। तो उन्होंने अपना मिशन क्लियर था। एक तो वो क्या बोलते हैं सॉल्ट का, सॉरी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द टॉपिक, तो हम वो कट आउट कर दें। बट जो महात्मा गांधी का विजन था कि हमें फ्रीडम चाहिए बट पीसफुली चाहिए। ऑफ कोर्स इवेंचुअली बहुत और चीजें हुई, बट वो जो पॉइंट था कि उन्होंने हर चीजों को इस तरीके से अलाइन किया कि किस तरीके से बिना लड़ाई झगड़े फाइट डिसरप्शन के मैं वो अचीव कर पाऊँ। तो उन्होंने अपने वैल्यूज और अपने विजन को क्लियर रखा, और लोग उनसे जुड़ते गए। जिन लोगों को उनकी वैल्यूज और उनका विजन अच्छा लगा, लोग अपने आप जुड़ते गए। उनको खींचना नहीं पड़ा, राइट, कि नहीं नहीं आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप मेरे साथ आप भी थप्पड़ खाओ, आप मेरे साथ आप भी जेल चलो, आप मेरे साथ नंगे पांव चलो। नहीं, लोगों को वो चीज पसंद आई, बिल्कुल वो उनके ऊपर हावी हो गए उस बिल्कुल समय। बिल्कुल। सो लीडर वही होता है जब आपके पहले वैल्यूज, कंपनी, अगर आप कंपनी के लीडर हो तो आपकी कंपनी के वैल्यूज आपके वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। राइट, इसलिए मैं कहती हूँ हर कंपनी के HR को या जिस और सीनियर लीडर्स है, ऐसे लोगों को हायर करो जो आपके कंपनी के वैल्यूज के साथ सिंक हो। और अगर आप हायर करें तो उनको कोच करिए, जो आपके 4 या 5 कंपनी के वैल्यूज है वो उनके साथ ग्रिल हो जाए, उनके अंदर वो घुस जाए, जैसे हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। क्योंकि वो बंदा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है, जरूरी नहीं है आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड होगा। राइट, सो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आ रही है टीम, जहाँ पे आप अपने टीम को अपने वैल्यूज, अपने बोलते हैं ना कॉन्ग्रुएंस जो हम बात कर रहे थे, उसके थ्रू डिलीवर कर रहे हो। क्योंकि जो बोलते हैं ना वॉक द टॉक, जो आप बोल रहे हो वो आप कर रहे हो क्या, तो आपकी टीम आपके साथ चलेगी। और रही मिशन, मिशन आपकी क्लैरिटी है, जो आप अचीव करना चाहते हो, आपके वैल्यूज के साथ कितनी अलाइंड है। फिर कुछ भी होने दो ऊपर नीचे, वो टीम भी आपके साथ रहेगी और आप भी टिके रहोगे। जो नहीं होगी वो जाएगी, बट नहीं आएगी भी जो आपके वैल्यूज को और आपके मिशन को अपना समझेगी। वरना कुछ लोग होते हैं यस सर बोलते हैं, यस सर यस सर यस सर, बिकॉज उनका गोल होता है कुछ और अचीव करना, वो थोड़े टाइम में छोड़ के निकल जाते हैं। राइट,
तो लीडरशिप, कॉन्शियस लीडरशिप की भी बात जो वापस हम करते हैं कि आप ह्यूमिलिटी रखिए, अपनी टीम को रिस्पेक्ट दीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, अपनी टीम के ग्रोथ के बारे में सोचिए। वही लीडर बनता है जो अपना ग्रोथ नहीं, वो अपने टीम के ग्रोथ के बारे में सोचता है, उनके सक्सेस प्लान के बारे में सोचता है। दूसरा, वो वैल्यू सिस्टम से अगेंस्ट काम नहीं करता है। एक बहुत रिसेंट कॉन्वर्सेशन था मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड के साथ, बहुत सीनियर पोजीशन पे वो है, एंड इस पे बात याद है कि उनके एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है क्लाइंट को लेकर, सॉरी एक पार्टनर को लेके। ओके, और वो बहुत बड़ा पार्टनर है, उस कंपनी का मेजर बिजनेस बोलते हैं ना, वो 60 to 70% बिजनेस रेवेन्यू उनसे आ रहा है। तो उन्होंने जब वो डिसीजन लेते वक्त अपने सीईओ से बात किया, तो सीईओ ने उनको ये बोला कि सिर्फ धर्म फॉलो करो, फॉलो धर्मा, बिजनेस आएगा जाएगा पर धर्मा फॉलो करो। और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी ना, क्योंकि मैं यही बात अपने क्लाइंट्स को कोच करती हूँ कि अपने वैल्यूज, क्योंकि उन सीईओ का धर्मा ये था कि हमें सही करना है, भले मैं अगले साल 100 करोड़ ना टच कर पाऊं, चलेगा, 6 महीने और डिले हो जाएंगे, बट मुझे मेरे वैल्यूज से अलग नहीं होना है, क्योंकि मेरे को शांति वहीं मिलेगी। राइट। सो सो अगेन इट्स रिलेटेड टू धर्मा। ये जो पॉइंट उन्होंने लिया, उन्होंने वैसा माइंडसेट बनाया था। उन्होंने ऐसा माइंडसेट बनाया है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंडसेट तभी आपकी वैसे बिल्ड होती है जब आपको क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम को जानते हो। हम सब एक बिलीफ सिस्टम से बने हुए हैं, बट जरूरी नहीं है जो आपको यहाँ तक लेके आए वो आपके लिए परफेक्ट था, बहुत अच्छा था, बट अगर आपको यहाँ जाना तो आपको शायद नए बिलीफ सिस्टम बनाने हैं। बट जो वैल्यूज है ना, वो नए या पुराने नहीं होते, वो आपके इनग्रेन्ड हो चुके हैं। आपको सिर्फ देखना आप कहाँ शफल कर सकते हो उसको, आपको ये चीज अचीव करने के लिए। Exactly. बट आप अगर इसके अगेंस्ट कुछ करते हो बिना नोइंग, तो आपको अनसेटिस्फैक्शन, डिस्प्लेजर, या बोलते हैं ना वो मनमुटाव अपने आप से रहता है। बोलते हैं ना अनक्लैरिटी, आप अपने आप से अंदर ही अंदर जगल करते रहोगे। सो हर लीडर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनके वैल्यूज क्या है। अगेन गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ माइंडसेट होनी चाहिए कि मैं टीम से ऊपर नहीं हूँ, मैं टीम हूँ। अगर वो ग्रो करेंगे तो मैं ग्रो करूंगा, अगर वो मेरे साथ है तो हमारी जर्नी अच्छी चलेगी और आगे हम बढ़ेंगे। ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है एज ए लीडर को, क्योंकि अगर उसको यस करने वाले लोग मिलेंगे ना, तो कभी भी उसे ये नहीं पता चलेगा वो गलत क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ओपननेस टुवर्ड्स फीडबैक बहुत जरूरी है। आप अपनी टीम से पूछो आपको क्या लगता है हम और कर सकते हैं, क्या आपको लगता है मैंने सही किया? बिकॉज कम एक्सपीरियंस वाले के पास भी कुछ नए आइडिया हो सकते हैं, और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले के पास तो ऑब्वियसली शायद हो सकते हैं। एग्जैक्टली। बट आप जो सोच से देख रहे हो, क्योंकि आप एक तरीके से काम कर रहे हो, तो आप भले ग्रोथ माइंड वाले बंदे होंगे बट आप फिक्स्ड हो चुके हो, क्योंकि आप एक ही तरीके से काफी टाइम से काम कर रहे हो। तो आपको नए पर्सपेक्टिव जरूरी है, और वो तभी आते हैं जब आप लोगों से बात करते हो, लोगों से पूछते हो। और बेस्ट पर्सन कौन है? टीम, क्योंकि टीम को आपका मिशन पता है, आपके गोल्स पता है, तो वो उस डायरेक्शन में वो भी सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मिलई शहाना। मतलब उसमें ऐसा होता है कि मेरे को किसी का सुनना ही नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूँ भाई, मैं फाउंडर हूँ, मैंने इतना बड़ा किया है, तू मेरे को मत सिखा, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। तो उस वजह से हो जाता है। एंड मे बी ये अगेन रिलेट करता है माइंडसेट को। एंड अगेन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैम कि अभी देखिए, हाँ हालांकि मेरा माइंडसेट मुझे लगता है मेरा ठीक है, लेकिन मुझे उसको और इम्प्रूव करना है। और मेरे जैसे मेरे टीम मेंबर हो गए या फिर बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको माइंडसेट उनका एक सेट करवाना है, या फिर एक अच्छे माइंडसेट के लेवल, आपने जैसे बोला कि फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, तो हमें फिक्स माइंडसेट में नहीं रहने का, या फिर मेरे लैंग्वेज में मेरे को निगेटिव माइंडसेट में नहीं रहने का, मेरे को पॉजिटिव में जाने का है, ग्रोथ माइंडसेट पे जाने का है। तो उसके लिए आप कैसे गाइड कर सकती हो? आपके पास कोई ऐसा कोर्स या फिर कुछ आप कोचिंग या फिर आप कुछ कर सकती हो हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि हम इससे और कुछ सीख सके? थैंक यू ये पूछने के लिए। सो एक तो मेरा खुद का एक कोर्स है जो मैं you will soon find on my website also, which is called as Mind Management for Productivity. वो मैंने बनाया है इसलिए ताकि लोग बोलते मुझे टाइम मैनेज करना है। अरे टाइम मैनेज कैसे करोगे यार? नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, और ओपरा विनफ्री के पास भी 24 घंटे, और आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो क्यों ज्यादा कर पा रहे हो और आप कम कर रहे हो? सब दिमाग का बात है। तो आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करो जिससे आप प्रोडक्टिव हो सको,
तो उसके बारे में मैंने एक पूरी प्रोग्राम बनाई हुई है, एंड जिसमें आपको, जैसा आपने बोला, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आइडिया मिलेगी आपको। अपने टेंशन, स्ट्रेस, बर्नआउट जो हम बहुत देख रहे हैं आज के तारीख में, उससे छुटकारा मिलेगा ओनली थ्रू योर माइंड। मैं आपको इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं बोल रही हूँ कि आप दवाई खाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो। ऑफ कोर्स कुछ माइंडफुल टेक्निक्स है, बट इमीडिएट सोल्यूशन है कि आप अगर यहाँ खड़े और आपको टेंशन आए तो आप क्या करोगे कि आपका थॉट बदल जाए, बिकॉज सब कुछ थॉट्स को लेके होता है। आप चाहो तो उस चीज को सोचो अच्छा, आप चाहो तो उस चीज को बुरा। जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे। राइट। क्योंकि कोई भी चीज पहले आपके सामने होने से पहले आपके दिमाग में हो रही है, और दिमाग में जो हो रही है वो पहला एक थॉट की तरह आ रहा है, और थॉट में जब इमोशन जुड़ता है तो वो थिंकिंग बनती है, और जब आप थिंकिंग करते हो तो आप लूप में चाहते हो नेगेटिव के, डिप्रेशन के, एंजाइटी बोल लो, या आजकल जो वर्ड लोग यूज करते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू प्रोकास्टिनेशन, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो टाइम पे। तो उस पर मेरा कोर्स है। उसके अलावा मैं ऑफ कोर्स लीडरशिप कोचिंग करती हूँ, 1-to-1 पर्सनल लेवल पे भी करती हूँ, ग्रेट। एंड कॉर्पोरेट लेवल पे भी लीडरशिप कोचिंग करती हूँ। वेरी नाइस। सो डेफिनेटली मैम, कैप्शन में मैम का सब डिटेल्स हमने मेल आईडी वगैरह मेंशन किया हुआ है, जिनको भी जरूरत पड़ेगी वो डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। एंड अगेन इनका इंस्टा आईडी भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनको भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आई, इतना टाइम दिया और इन डिटेल माइंडसेट, और उसमें भी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, फॉर बिजनेस ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आपने जो यहाँ पे हमें गाइडेंस दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।